हमारे पास दो भारत हैं। पहला वो जहां पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एक टेक पावर हाउस है, दुनिया के सबसे बड़े डेरिवेटिव मार्केट्स में से एक है और भारत के पूंजी बाजार पर एकाधिकार रखता है। वहीं एक दूसरा भारत है जहां पर इसी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की एमडी एक योगी से ईमेल के माध्यम से बातचीत होने का दावा करती हैं। वो कहती हैं कि इस हिमालयन बाबा के कहने पर उन्होंने एनएससी के प्रबंधन को काफ़ी वर्षों तक चलाया। एक वेब सीरीज की विचित्र सी लगने वाली ये कहानी सेबी की शुक्रवार को 190 पेजेस की रिपोर्ट में सामने आई है। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की भारत के लिए क्या महत्ता है, ये सिर्फ एक लाइन से आपको समझ में आ जाएगा कि एनएससी का परिसर हमेशा ही सुरक्षा गार्डों से घिरा रहता है। ये बताता है कि भारत की वित्तीय सुरक्षा में इस संस्था का क्या महत्व है। इस मुद्दे पर जब एक इनसाइडर ने कोट किया तो उन्होंने अपना नाम ना लेने की शर्त पर ये बात कही कि इस सारी कहानी की वजह से भारत का जो स्टॉक मार्केट है ये अंतर्राष्ट्रीय परिसर पर एक हंसने का स्टॉक मार्केट बन गया है। लेकिन ये सब आखिर हुआ क्यों है और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आखिर किसके कहने पर और क्यों। नमस्कार दोस्तों, मैं प्राची संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में एक हिमालयन बाबा चला रहा था नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। इस पूरे मुद्दे को हम जानेंगे कि आखिर वो योगी कौन है और क्यों ये सारा का सारा स्कैम अब जाकर हमारे सामने आया है, सेबी ने क्या कार्रवाई की है। इसके अलावा सेबी के बारे में हम जानेंगे, भारत के फाइनेंशियल मार्केट को हम समझेंगे जिसके अंदर हम मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट को समझेंगे, एनएससी और बीएससी क्या होता है ये जानेंगे। इसके अलावा सेंसेक्स और शेयर मार्केट के बारे में भी हम समझेंगे। प्रीलिम्स और मेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस पर हम चर्चा करेंगे और पिछली वीडियो के प्रश्नों के उत्तर को भी देखेंगे। मैं अपना वीडियो शुरू करने से पहले आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहती हूँ। संस्कृति आईएएस की ओर से 2 मार्च 2022 को श्री अखिल मूर्ति सर के निर्देशन में इतिहास वैकल्पिक विषय पर एक बैच स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर ऑफलाइन बैच के माध्यम से आप कक्षाओं के जरिए पढ़ाई कर सकते हैं। यदि आप किसी कारण से ऑफलाइन बैच ज्वाइन करने में सक्षम नहीं हैं तो आप लाइव कोर्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पर कक्षाओं का सीधा प्रसारण आपके लिए किया जाएगा। अगर आपको इस बैच से रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण सूचना थी। अब चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, द हिंदू के न्यूज़पेपर में आज एक न्यूज़ आई है जिसका स्क्रीनशॉट मैंने आपके साथ शेयर किया गया है कि ये जो चित्रा रामाकृष्णन है ये सीबीआई की रडार में है। इनके ऊपर 2 केसेस चल रहे हैं। पहला है कोलोकेशन का मामला जो यहाँ पे बताया गया है, सर्वर केस, और दूसरा हिमालय के बाबा का मामला। पहले वाले मामले की जांच के बीच में ही दूसरे मामले का खुलासा हुआ है। समझते हैं। इससे पहले देखिए, हर्षद मेहता की एक कोट है जिनके ऊपर एक वेब सीरीज भी बनी थी कि शेयर मार्केट एक ऐसा कुआं है जिसके माध्यम से पूरे देश की पैसे की प्यास बुझाई जा सकती है, लेकिन कुछ लोग इस कुएं में इतना गहरा उतर जाते हैं कि इसी के अंधेरों में खो जाते हैं। ऐसा ही एक नाम हमारे सामने आया है चित्रा रामाकृष्णन का। देखिए, कोलोकेशन मामले की जांच चल रही थी। इसी जांच में चित्रा रामाकृष्णन से जब एक सस्पिशियस नियुक्ति के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वो नियुक्ति उन्होंने एक बाबा के कहने पर की थी। क्या है पूरी कहानी, मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, इस कहानी में 4 किरदार हैं। पहला है चित्रा रामाकृष्णन, दूसरा किरदार है आनंद सुब्रमण्यम, तीसरा किरदार है चित्रा रामाकृष्णन के बॉस रवि नारायण और चौथा किरदार स्वयं सेबी है। चित्रा रामाकृष्णन जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हैं इसकी पूर्व एमडी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ थी। इन्होंने ये दावा किया है कि मैं एक बाबा के कहने पर ना सिर्फ एनएससी के प्रबंधन को चला रही थी बल्कि इन्होंने बेहद क्रूशियल इन्फॉर्मेशन भी उस योगी के साथ शेयर की है। समझेंगे। इससे पहले देखिए, यहाँ पर एक मैंने आपको न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाई है जहाँ पर बताया गया है कि सीबीआई के द्वारा भी इनको इंटेरोगेट जो है किया जाएगा। इसके अलावा देखिए, जो सेबी है उन्होंने तो ऑलरेडी एक ऑर्डर पास करके इन पर जुर्माना लगा दिया है। कहानी की शुरुआत होती है 2015 से जब कोलोकेशन का मामला सामने आया था।
सिंगापुर के एक विसल ब्लोअर ने बताया कि जो एनएससी है वहाँ पर एक स्कैम चल रहा है। उस स्कैम का नाम ही है कोलोकेशन स्कैम। ये क्या था? देखिए, एनएससी ने एक स्कीम शुरू की थी जहाँ पर जहाँ उनका सर्वर है उसके पास जो ट्रेड करने वाले यानी कि जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं उन लोगों को ये सुविधा दी थी कि आप अपने सर्वर जो है स्थापित कर सकते हैं। सर्वर के पास होने से क्या हो जाता है कि जो ट्रेंडिंग के बीच में लगने वाला समय है वो कम हो जाता है। और आपको पता ही होगा कि शेयर मार्केट में हर एक मिनट, हर एक सेकंड की क्या इंपॉर्टेंस होती है। आसान भाषा में समझते हैं, मुश्किल नहीं करते हैं। हुआ ये, सिंगापुर के विसल ब्लोअर ने बताया कि कुछ लोगों को एनएससी की तरफ से प्रेफरेंशियल जो है इंफॉर्मेशन दी जा रही है। उन लोगों के सर्वर एनएससी के सर्वर के पास इस्टेब्लिश कराए जा रहे हैं, जिसकी वजह से उनको इंफॉर्मेशन मिली सेकेंड पहले पता चल जाती है और सिर्फ इस मिली सेकेंड की वजह से उनको लाखों करोड़ों रुपए का फ़ायदा होता है। तो जब इस मामले पर जांच चल रही थी कोलोकेशन मामले में, तो देखिए एक सस्पिशियस अपॉइंटमेंट जो है सेबी के सामने आई। समझते हैं। चित्रा रामाकृष्णन ने आनंद सुब्रमण्यम को, जो कि पहले एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे थे, 15 लाख पर ईयर का उनका पैकेज था, उनको बिना किसी कैपिटल मार्केट एक्सपीरियंस के डायरेक्टली एनएससी में अपॉइंट कर दिया और सीधा करोड़ों के पैकेज पे अपॉइंट किया। ना सिर्फ अपॉइंट किया बल्कि 2 साल के अंदर अंदर उनका प्रमोशन भी किया गया और 5 करोड़ रुपए तक की सैलरी उनको दी गई। और ये सारी की सारी अपॉइंटमेंट और परमिशन, जो प्रमोशन हुआ, ये एनएससी के सारे नियमों को ताक पर रखकर हुआ। ना सिर्फ इनकी जो पोस्ट थी वो बनाई गई स्पेशली, बल्कि इस पोस्ट के लिए कोई एडवर्टीजमेंट भी नहीं दिया गया। मतलब आनंद सुब्रमण्यम के अलावा कोई और कैंडिडेट ही नहीं था इस पोस्ट के लिए। ना कोई एडवर्टीजमेंट दिया गया, ना ही इंटरव्यू के राउंड कंप्लीट किए गए, ना ही एचआर को कुछ बताया गया। यहाँ तक कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की भी अनुमति इसमें नहीं ली गई। चित्रा रामाकृष्णन ने अकेले ये पूरा मामला हैंडल किया। इसके अलावा उनको काफ़ी सारे इंटरनेशनल ट्रिप प्रदान किए गए जो कि फर्स्ट क्लास में थे और ये एनएससी के नियमों के खिलाफ जाता है। सेबी के पास बार बार इस अपॉइंटमेंट की कंप्लेंट जाती रही थी और सेबी ने पहले भी कोर्स का नोटिस जो है जारी किया था, कारण बताओ नोटिस जारी किया था, लेकिन ये सब मामला ऐसे ही चल रहा था। लेकिन जब अब इनको इंटरोगेट किया गया और उनसे इस अपॉइंटमेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने ये दावा किया कि ये नियुक्ति उन्होंने एक योगी के कहने पर की थी। ना सिर्फ ये अपॉइंटमेंट बल्कि वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल मामलों में उस योगी से सलाह मशविरा लेती थी, बल्कि काफ़ी सारी इम्पॉर्टेंट जैसे कि एचआर पॉलिसी, एनएससी का 5 ईयर का विजन प्लान क्या होगा, किसी एम्प्लॉय का प्रमोशन और अप्रेजल कैसे करना है, इन सारे मामलों पर वो एक ईमेल आईडी के जरिए इस योगी से बातचीत करती थी। ये हमारा दुर्भाग्य ही कहा जाएगा कि अभी तक से भी उस योगी की पहचान पता नहीं कर पाई है। हालांकि हमारे पास एक क्लू है कि वो योगी कौन हो सकता है, समझेंगे वीडियो में आगे। अब वापस आते हैं। मैंने आपको बताया कि जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है ये अपने आप में भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है और ये जो मामला है ये ना सिर्फ भारत की वित्तीय अखंडता को एक तरीके से अफेक्ट करता है, बल्कि ये संस्था को कमज़ोर करने का और सत्ता के घोर दुरुपयोग का भी मामला है। तो समझते हैं कि इस कहानी की जो मेन कैरेक्टर है चित्रा रामाकृष्णन, ये कौन है। आइए, चित्रा रामाकृष्णन, देखिए एक न्यूज़पेपर की एक और स्क्रीनशॉट यहाँ पर दिया गया है, आप इसको देख सकते हैं। ये कौन है? मैंने आपको बताया नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की पूर्व एमडी और सीईओ थी। इन्होंने अपना करियर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के रूप में शुरू किया था। ये देखिए एनएससी के फाउंडिंग मेंबर में से एक है और एनएससी में आने से पहले इन्होंने जो आपका आईडीबीआई बैंक है और साथ में सेबी है, इसके लिए भी काम किया था। इन्होंने 2013 से लेकर 2016 तक एनएससी के एमडी के रूप में कार्य किया। 2015 में कोलोकेशन स्कैम सामने आ गया, उसकी जांच शुरू हो गई और 2016 में इन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। देखिए
ये उन मार्गदर्शक बलों में से एक है, ये एक गाइडिंग वो फोर्स है। जब सेबी बनाया जा रहा था और उसके लिए एक रूल बुक तैयार की जा रही थी, तो उस रूल बुक को लिखने के लिए जिन लोगों को चुना गया था, ये उनमें से चुनने वाली पहली थी। फोर्ब्स पत्रिका ने इनको बहुत बार कवर किया है। पावरफुल वुमेन्स की कैटेगरी का खिताब इनको कई बार मिला हुआ है। बल्कि गवर्नमेंट को ये समझाने वाली कि जो आपके पास एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड है वो खाली बस पड़ा हुआ है, उसको आप इन्वेस्ट कीजिए और बदले में रिटर्न हासिल कीजिए भी, वो भी यही है। और सरकार ने इनकी बात मानी भी और प्रोविडेंट फंड को इन्वेस्ट भी किया। अपने आप में एक ऐसे टैलेंटेड शख्सियत अगर ये कहे कि वो किसी आध्यात्मिक बाबा के ऊपर अंधविश्वास करती थी, तो ये बात आसानी से हजम नहीं होती है। आगे देखिए रामाकृष्णन अब फिर से चर्चा में है। पहले ये चर्चा में थी 2015 में जब कोलोकेशन मामला आया था, अब उसी की जांच चल रही थी, अब ये फिर से चर्चा में है क्योंकि इन्होंने बताया कि योगी, जो कि आधिकारिक तौर पर अज्ञात है, वो एनएससी को चला रहा था, जबकि सर्वोच्च पद पर ये खुद थी। वो ईमेल आईडी जो है जिसके जरिए बात करती थी, उसका नाम है ऋग्यजुर सामा। ये जो हमारे 3 महत्वपूर्ण वेद हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, उनके इनिशियल्स को मिलाकर ऋग, यजुर, साम, उसको मिलाकर ही ईमेल आईडी बनी गई है। वो इन बाबा को शिरोमणि कहकर संबोधित करती थी और हर एक मामले पर उनसे बातचीत करती थी। और इन्होंने फाइनेंशियल और जो पॉलिसीज़ होते हैं, जो विजन्स होता है, बाकी सारी क्रूशियल इंफॉर्मेशन होती है, वो एक एक्सटर्नल व्यक्ति को दी, जो कि रेगुलेशंस का बिल्कुल साफ साफ उल्लंघन है। और हम ये जानते भी नहीं है कि चित्रा ने जाने या अनजाने में जिस व्यक्ति के साथ ये इन्फॉर्मेशन शेयर की है, कहीं वो हमारे नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ तो नहीं काम कर रहा है, तो गंभीर मामला ये हो जाता है। ठीक है, देखिए 5 साल का विजन, व्यावसायिक योजनाएं, वित्तीय डेटा, बोर्ड की मीटिंग का विवरण, यहाँ तक कि कर्मचारियों का वार्षिक मूल्यांकन, ये सारी इंफॉर्मेशन इनके द्वारा बाबा के लिए शेयर की गई। जब इनसे क्वेश्चन ये पूछा गया, ये जो स्क्रीनशॉट है ये सेबी के ऑर्डर से मैंने लिया है और वहाँ पर देखिए नोटिस नंबर 1 ये चित्रा ही है। जब इनसे पूछा गया कि आप जो है आइडेंटिटी बताएं जिस ईमेल आईडी को ये होल्ड करने वाले थे, तो इन्होंने बताया कि वो एक सिद्ध पुरुष हैं जो हिमालय के रेंजेस में रहते हैं और मैं उनसे कभी 20 साल पहले गंगा के घाट पर मिली थी और उसके बाद नहीं मिली हूँ, सिर्फ ईमेल आईडी के जरिए मैं उनसे बातचीत करती हूँ। जब इनको कहा गया कि वो जो सिद्धा पुरुष है जिनकी बात आप कर रहे हो, अगर वो हिमालय में रहते हैं तो कैसे उनके पास एक ईमेल का एक्सेस है, तो ये कहती हैं कि वो जो है फिजिक्स उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती, वो स्पिरिचुअल पावर में मेटाफिजिक्स के जरिए मुझसे बातचीत कर लेते हैं। तो इस तरह की जो है बात इन्होंने रखी है। तो जब ये सारी कहानी चल रही थी, तो जो बाकी लोग थे एनएससी के, जो अन्य अधिकारी थे, क्या वो पूरी तरह अंधेरे में थे, सोए हुए थे, उनको कुछ पता नहीं था? तो देखिए जो स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड है, उनको योगी और रामाकृष्णन के बीच गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान की जानकारी थी, लेकिन उन्होंने जानते बूझते सेबी को इसके बारे में इन्फॉर्म करना नहीं चुना। देखिए इसके अलावा जो वहाँ के एम्प्लॉयज़ थे, वो भी आनंद सुब्रमण्यम के लगातार प्रमोशन और जो इनके बीच एक क्लोजनेस दिखती थी, इसको लेकर बार बार कंप्लेन भी करते थे, लेकिन ना इस पर बोर्ड की तरफ से कोई एक्शन लिया गया और ना ही सेबी की तरफ से इस मामले की गंभीरता को इतना समझा गया। ठीक है, तो इन्होंने इस मामले को गुप्त रखने का एक सचेत निर्णय लिया। ठीक है, इसके अलावा जो चित्रा रामाकृष्णन के पूर्ववर्ती बॉस थे रवि नारायण, वो भी इस वाक्य से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने भी चीज़ों को जो है होने दिया और शासन में स्पष्ट चूक और कदाचार, भ्रष्टाचार का स्पष्ट मामला होने के बावजूद जो है उनको बर्खास्त नहीं किया गया उनकी पोस्ट से, बल्कि उनको रिजाइन करने का एक अवसर दिया गया और रिजाइन भी उनको सारी सुविधाओं के साथ जो है दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखिए सेबी ने फिर क्या कार्रवाई की, ये देखते हैं। तो देखिए सेबी ने कहा कि उस योगी की आइडेंटिटी वो अभी तक पता नहीं लगा पाए हैं। हालांकि जो अर्नेस्ट एंड यंग है, उन्होंने अपनी इनिशियल जांच करके ये बताया है कि हो सकता है जो आनंद सुब्रमण्यम है, जिनकी अपॉइंटमेंट चित्रा ने की थी, वो अपने आप में ही योगी हो। लेकिन सेबी कहता है कि इस बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता और इन्होंने देखिए रामाकृष्ण और अन्य लोगों पर जुर्माना लगाया है। चित्रा पर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है, एनएससी
एनएससी पर, उस पूरी कंपनी पर रवि नारायण और जो आनंद सुब्रमण्यम थे उन पर 2 करोड़ रुपए जो है जुर्माना लगाया है। और वी.आर. नरसिम्हन जो कि कंप्लायंस ऑफिसर थे, जो नियमों के अनुसार काम हो रहा है, चीज़ें ठीक हैं, इस चीज़ को रिपोर्ट करने के लिए बाकायदा वहाँ पर थे, उन पर भी जो है जुर्माना लगा है। और एनएससी पर 6 महीने तक कोई भी नया प्रोडक्ट लॉन्च करने पर रोक लगा दी गई है। ठीक है, लेकिन एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट हैं, वो ये कहते हैं कि सेबी अगर चाहे तो 10 से 15 दिन के अंदर उस योगी की पहचान को आइडेंटिफाई कर सकती है। वो ईमेल आईडी ही काफ़ी है उस आईपी एड्रेस को ट्रैक करने के लिए जहां से वो ईमेल्स भेजे जा रहे थे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, नेम ऑफ नोटिसी, ये भी सेबी के ऑर्डर का स्क्रीनशॉट है। यहाँ पे उन लोगों के नाम दिए गए हैं जो इस मामले से संबंधित है। ठीक है, अब हम समझते हैं ये जो पूरा मामला है ये एक आम आदमी को कैसे प्रभावित करता है। देखिए, ये सबसे बड़ा एक स्टॉक एक्सचेंज है एनएससी, और ये जो है इसका जो स्वामित्व है वो कुछ वित्तीय संस्थानों पर, बैंकों पर, बीमा कंपनियों के पास है। इसका जो कुल बाजार पूंजीकरण है वो करीब 3.4 ट्रिलियन डॉलर का है। ये कहीं ना कहीं इंडिया की जीडीपी से भी बड़ी रकम जो है हो जाती है। निफ्टी 50 इसका सूचकांक है। ये कारोबार कैसा चल रहा है उसके एक बैरोमीटर के रूप में काम करता है। इसको हम डिटेल में समझेंगे। ठीक है, और जो लोग हैं वो शेयर्स के माध्यम से, म्यूचुअल फंड के माध्यम से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। करोड़ों भारतीयों ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। तो इसीलिए अगर इस संस्था में कुछ भी होता है तो उन सभी भारतीयों पर इसका प्रभाव पड़ना लाजमी है। इसके बाद देखिए, अगर शासन की चूक से निवेशकों का जो विश्वास है वो भी प्रभावित होता है और इसका प्रभाव पूरे पूंजी बाजार पर पड़ेगा। पूरा कैपिटल मार्केट जो है इससे इफेक्ट होने वाला है। यहाँ तक तो हमने इस कहानी को समझा, इस मुद्दे को समझा। अब हम चलते हैं अपने सिलेबस की ओर। तो अगर न्यूज़ में ये है तो हमारे सिलेबस में क्या दिया हुआ है? हमारे सिलेबस में दिया हुआ है फाइनेंशियल मार्केट। तो हमें मतलब फाइनेंशियल मार्केट को पढ़ने की ज़रूरत है। देखिए, एक व्यक्ति है जिसको कोई प्लांट लगाना है, कोई कंपनी खोलनी है, उसको पैसे की ज़रूरत है, वो डेफिसिट में है। एक दूसरा व्यक्ति है जिसके पास ज़्यादा पैसा है और वो उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करके इंटरेस्ट कमाना चाहता है, मतलब वो सरप्लस में है। जब ये दोनों व्यक्ति जहाँ पर मिलते हैं और आपस में लेन देन करते हैं तो उस जगह को कहा जाता है फाइनेंशियल मार्केट। इसके बाद देखिए, इंडिया का जो फाइनेंशियल मार्केट है वो 2 मार्केट में डिवाइड है। पहला आपका मनी मार्केट, दूसरा कैपिटल मार्केट। दोनों में डिफरेंस को अच्छी तरह से समझेंगे। पहले बात करते हैं मनी मार्केट की। मनी मार्केट के अंदर जो बाजार की गतिविधियां होती है वो किन किन इंस्ट्रूमेंट्स के द्वारा होती हैं? ट्रेजरी बिल्स, कॉल मनी, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, कमर्शियल बिल, कमर्शियल पेपर। जो कैपिटल मार्केट होता है वो भी अगेन 2 तरह का होता है। एक आपका नॉन सिक्योरिटी मार्केट और एक सिक्योरिटी मार्केट। इसको भी प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार भी कहते हैं। जो नॉन सिक्योरिटी मार्केट है वहाँ पे म्यूचुअल फंड्स, बैंक डिपॉजिट्स, प्रोविडेंट फंड और स्मॉल सेविंग्स। जो सिक्योरिटी मार्केट है वहाँ पे शेयर, डिबेंचर, कमोडिटी, डेरिवेटिव्स, इन सब इंस्ट्रूमेंट्स के माध्यम से काम होता है। ठीक है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे कि शेयर और बॉन्ड के बीच क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखिए, वित्तीय बाजार क्या होता है? ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर निवेशक जो हैं यानी कि खरीदार और विक्रेता आपस में धन का लेन देन करते हैं। ठीक है, जो व्यवसायिक उपक्रम हैं उनको धन की ज़रूरत है। शॉर्ट टर्म के लिए मनी चाहिए, लॉन्ग टर्म के लिए मनी चाहिए, और वो उस पैसे को प्राप्त करने के लिए जहाँ आते हैं उस जगह को बोलते हैं वित्तीय बाजार। ये 2 तरह का होता है, मुद्रा बाजार और दूसरा होता है आपका पूंजी बाजार। आइए देखिए, ये बैंक है। बैंक जो है बिजनेस फर्म्स को पैसा देते हैं और बिजनेस फर्म इनको वापस जो है लोन चुकाते हैं। हाउस होल्ड जो है वो अपनी बचत को बैंकों में जमा करते हैं। इसके अलावा वो जो है शेयर मार्केट में भी अपना थोड़ा पैसा लगाते हैं। ठीक है, जो बिजनेस फर्म्स है वो शेयर मार्केट में पैसा लगाते भी हैं और यहाँ शेयर मार्केट से पैसा लेते भी हैं। तो ये एक साइकिल जो है लगातार चलती रहती है। अगर इस साइकिल का एक भी पुर्जा थोड़ा ढीला होता है, खराब होता है, तो बाकी सारे पुर्जों पर इसका असर पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, जो हमारा मनी मार्केट है, मुद्रा बाजार है, वो क्या होता है? देखिए, मुद्रा बाजार और पूंजी बाजार में डिफरेंस समझने के लिए सबसे मोटा डिफरेंस और सबसे बेसिक चीज़ ये है, मनी मार्केट में शॉर्ट टर्म के लिए लेन देन होता है,
कैपिटल मार्केट में लॉन्ग टर्म के लिए लेन देन होता है। 1 साल से अंदर अंदर अगर होगा तो वो मनी मार्केट के अंदर होता है, 1 साल से ज़्यादा हो जाएगा तो वो कैपिटल मार्केट में होता है। मनी मार्केट के जो मेन प्लेयर्स हैं वो हैं आरबीआई, कमर्शियल बैंक, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज और हमारे जैसे सेविंग करने वाले। जो कैपिटल मार्केट है वहाँ पर जो मेन कंपनीज होती हैं, इसके अलावा स्टॉक मार्केट में जो इन्वेस्ट करने वाले, ट्रेड करने वाले लोग होते हैं, वो सब इसके जो है मेन प्लेयर्स होते हैं। अब देखिए, ये अल्पकालिक वित्तीय परिसंपत्तियों का एक बाजार है, ठीक है। मुद्रा बाजार में ट्रेडिंग एक्सचेंज से बाहर होती है, यानी कि जो आपका स्टॉक मार्केट है वो जो एक्सचेंज है आपकी वहाँ से बाहर जो है होता है, ठीक है। इसकी अवधि 1 वर्ष तक सीमित है। ठीक है, तो समझ गए। यहाँ पर उदाहरण क्या है, व्यापार, क्रेडिट, वाणिज्यिक पेपर, जमा प्रमाण पत्र, ट्रेजरी बिल्स। ये ट्रेजरी बिल क्या है ये भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमारा जो है, इसके बाद पूंजी बाजार क्या होता है। लंबी अवधि के ऋण या इक्विटी समर्थित जब प्रतिभूतियां मतलब सिक्योरिटी, ठीक है, के लिए जो है खरीद और बिक्री का ये वित्तीय बाजार है। इसका मेन काम क्या है, एक तो होती है, देखिए कंपनी है, कंपनी को पैसा चाहिए, उसने कुछ सिक्योरिटीज मार्केट में उतारी, ठीक है, और बदले में पैसा ले लिया, ठीक है। एक कंपनी नई खुली है, ठीक है, अभी उसने क्या अपनी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लॉन्च की है। इसको मैंने आपको सर्वे और बजट की वीडियो में क्लियर किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो उनको देख लीजिएगा। इकोनॉमी के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आपके वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। तो नई कंपनी खुली है, उसको पैसा चाहिए, तो वो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के माध्यम से शेयर जो है उतारती है। उन शेयर के माध्यम से वो अपना मालिकाना हिस्सा जो है लोगों को बेचती है। लोग वो मालिकाना हिस्सा खरीदते हैं, यानी कि शेयर खरीदते हैं, और कंपनी को पैसा मिलता है। ये सारा का सारा जो काम होता है ये कैपिटल मार्केट में होता है। कैपिटल मार्केट में भी 2 मार्केट होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी। जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग किसी कंपनी के शेयर पहली बार बाजार में उतारे जाएं तो वो जो है प्राथमिक बाजार में होता है। जब वही शेयर बार बार खरीदे और बेचे जाने लगे तो वो सेकेंडरी मार्केट में होता है। प्राइमरी मार्केट में कंपनी से सीधे निवेशकों को जो है शेयर मिलते हैं। सेकेंडरी मार्केट के अंदर 2 लोग आपस में जो है इसकी खरीद बिक्री करते रहते हैं। यहाँ पे कंपनी नहीं होती है, ठीक है। कंपनियां हो सकती है लेकिन पहली बार वाले जो शेयर उतरते हैं वो प्राथमिक में उतरते हैं, समझ गए। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि बैंक हो या कॉरपोरेट हो, उनके लिए दीर्घकालिक का धन जुटाने के लिए पूंजी बाजार में सिक्योरिटीज को जो है 1 साल या फिर अनिश्चित काल तक के लिए जारी किया जाता है। यानी कि या तो क्या है 1 साल या उससे अधिक में वो हो जाएगा पूरा, या फिर भाई अनिश्चित काल के लिए आपने जारी कर दिया। आप क्या है पैसा ले लेते हो, उस पर इंटरेस्ट बस जो है देते रहेंगे। फिर ये जो है चला जाता है हमारा बॉन्ड, सिक्योरिटी, शेयर, इक्विटी, डिबेंचर, इन सबको हम कभी डिटेल में समझेंगे। आज हम बेसिक्स क्लियर करते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ तक आपने समझा 1 वर्ष या उससे अधिक की अगर बात की जाए तो पूंजी बाजार भी 2 तरह का, ये भी हमने समझ लिया। अब देखिए गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सरकार को पैसा चाहिए, सरकार मार्केट बोरोइंग करती है, यानी कि बाजार से पैसा लेती है, ये भी हमने बजट सर्वे में क्लियर किया था। अब यहाँ पर अगर जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है ये 365 दिनों से यानी कि 1 ईयर से कम के लिए हो तो उसको टी बिल यानी कि ट्रेजरी बिल कह देते हैं। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया कि ट्रेजरी बिल किसके कहते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को ही कहते हैं। बस इनकी जो अवधि होती है वो 365 डेज से कम होती है। अगर ये इशू किए जाए 365 डेज से ज़्यादा तो फिर इनको कहते हैं बॉन्ड, ठीक है। और बॉन्ड अगर इश्यू किए जाए एक डिस्काउंट पे तो उनको 0 कूपन बॉन्ड जो है कहते हैं, ठीक है, समझ गए। अच्छा, 0 कूपन बॉन्ड को समझने के लिए भी देखिए समझिए, मान लीजिए ये 10 रुपए का एक बॉन्ड है, ठीक है। अब जो है गवर्नमेंट क्या कह रही है, इसको 10 रुपए के बॉन्ड को आपको 9 रुपए में बेच देती है। आपको कोई भी इंटरेस्ट इस पे नहीं मिलेगा, लेकिन जब आप इसको वापस गवर्नमेंट को देंगे तो ये क्या है, गवर्नमेंट अब क्या है 10 रुपए पे खरीदेगी। यानी कि बट्टे पर बेचा और पूरी कीमत पर खरीद लिया तो वो जो 9 से 10 रुपए के बीच का गैप है वही आपकी इसमें कमाई है, समझ गए। तो बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड के अंदर भी एक 0 कूपन बॉन्ड होते हैं। नेक्स्ट समझते हैं, यहाँ तक गवर्नमेंट सिक्योरिटी और ट्रेजरी बिल आपका क्लियर हो गया। अब पूंजी बाजार को मैंने आपको बताया 2 श्रेणियों में बांटा गया, प्राथमिक बाजार, द्वितीयक बाजार। नई जारी प्रतिभूतियां अगर हैं जिन्हें आईपीओ भी कहते हैं तो प्राथमिक बाजार हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर जो है
द्वितीयक बाजार जहां पर पहले से ही जारी प्रतिभूतियों के बीच लेन देन होता हो, उस जगह को बोलते हैं। इस बाजार को स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, इसी बाजार को शेयर मार्केट भी कहते हैं। इसी बाजार के अंदर बीएससी और एनएससी आते हैं। इसी बाजार के अंदर सेंसेक्स, निफ्टी ये जैसे वर्ड यूज होते हैं। समझते हैं। मान लीजिए एयरटेल ने कभी अपने आईपीओ लॉन्च किए होंगे, वोडाफोन ने कभी किए होंगे, जियो ने कभी किए होंगे। तो जब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग उन्होंने की होगी तो वो की होगी प्राथमिक बाजार में। मान लीजिए वो शेयर मैंने खरीदे थे, ठीक है, आईपीओ में जाके। अब मैं उन शेयर को किसी और को बेचना चाहती हूँ, तो अब मुझे कहाँ जाना पड़ेगा? अब मुझे सेकेंडरी मार्केट में जाना पड़ेगा। वहां पर मैं खरीदारों को ढूंढूंगी और जो है मान लीजिए वो शेयर मैं आपको बेच देती हूँ। ये सारा काम जो है सेकेंडरी मार्केट में होगा। देखिए एक बेसिक डिफरेंस याद रखिएगा, प्राइमरी मार्केट में आप शेयर सिर्फ खरीद सकते हैं, बेच नहीं सकते, ठीक है, मोटे तौर पर। हालांकि जो कंपनियां फिर बाय बैक करती हैं वो एक अलग ऑप्शन आता है। ध्यान रखिए एनसीईआरटी में ये लिखा हुआ है कि प्राथमिक बाजार में आप शेयर सिर्फ खरीद सकते हैं, लेकिन द्वितीय बाजार में शेयरों को खरीदना, बेचना ये सब कुछ होता है, ठीक है। ये हम समझ गए। इसके बाद नेक्स्ट आ जाइए। नेक्स्ट हम समझते हैं कि जो ये प्रतिभूति बाजार यानी कि ये जो सिक्योरिटी मार्केट होता है, ये क्या होता है? बाजार का वो हिस्सा जहां पर शेयर, सिक्योरिटी, बॉन्ड और म्यूचुअल फंड के जरिए लॉन्ग टर्म की पूंजी उगाई जाती है, उसे प्रतिभूति बाजार कहते हैं। इंग्लिश में इसको सिक्योरिटी मार्केट भी कहते हैं। ये कैपिटल मार्केट का ही एक अंग होता है, ठीक है। उद्योगों के विकास के लिए शेयर बाजार जरूरी होता है, क्योंकि उद्योग धंधों को चलाने के लिए पूंजी चाहिए होती है, और वो पूंजी जो है वो अपने शेयर जो है जारी करके इकट्ठा करते हैं। वो शेयर जारी करते हैं जिससे वो अपनी भागीदारी बेचते हैं, मतलब अपना एक हिस्सा बेचते हैं। लोग उन शेयरों को खरीदकर, एक छोटा आम आदमी भी एक बहुत बड़ी कंपनी के मालिकाना हिस्से को खरीद सकता है। तो ये इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक आम आदमी को भी एक मौका देता है और ये कंपनियों तक पैसे की पहुंच भी करा देता है, ठीक है। किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए ये होना बहुत जरूरी है। अब इन सारे मार्केट को, चाहे कैपिटल हो, ठीक है, इसको कौन रेगुलेट करता है? इसको सेबी रेगुलेट करता है। सेबी के बारे में समझते हैं कि भारत में सिक्योरिटी मार्केट के लिए कायदे कानून बनाने का काम किसका है? सेबी का, यानी कि प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड का। ये भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992 के प्रावधानों के तहत 12 अप्रैल 1992 को स्थापित एक वैधानिक यानी कि स्टैट्यूटरी निकाय है। यानी कि इस मार्केट को रेगुलेट करने का काम सेबी करता है, और सेबी क्योंकि एक एक्ट के माध्यम से बना है इसलिए इसको स्टैट्यूटरी मार्केट भी कहते हैं। समझ गए? पहले इसको एक एग्जीक्यूटिव इंस्टीट्यूट के रूप में स्थापित किया था, बाद में एक एक्ट लाया गया, उस एक्ट के जरिए इसको एक वैधानिक जो है संस्था का दर्जा दे दिया गया। इसका जो मुख्यालय है वो है मुंबई में। इसके अलावा इसके रीजनल ऑफिसेस हैं, वो है न्यू दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और अहमदाबाद में, ठीक है। इसके प्रमुख कार्य क्या है? एक तो सिक्योरिटीज में जो इन्वेस्ट करते हैं उन इन्वेस्टर्स के हितों का ये ख्याल रखता है। दूसरा, जो सिक्योरिटी मार्केट है उसका विकास हो, डेवलपमेंट हो, उसको रेगुलेट करे, ये काम ये करता है। ये इसके मुख्य काम है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं। सेबी हमने यहाँ पर जान लिया। अब देखिए प्रमुख कार्य क्या है वो मैंने आपको बता दिए सेबी के। अब स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, ठीक है, ये जहाँ पर ये जो सारी ट्रेंडिंग होती है ये सब क्या होता है? देखिए जो प्रतिभूति संविदा विनिमय अधिनियम 1956 है, वहाँ पर स्टॉक एक्सचेंज की एक परिभाषा दी गई है। विश्व का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज बेल्जियम में साल 1631 में शुरू हुआ था। ये शेयर बाजार एक ऐसा बाजार है जहाँ पर कंपनियों के शेयर खरीदे बेचे जाते हैं, जो कि मैंने आपको समझाया। एक ही मार्केट के लिए ये अलग अलग टर्म्स जो है यूज की जाती हैं, ठीक है। कंपनियों को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए पैसे की जरूरत होती है, उसको इकट्ठा करने के लिए अपना मालिकाना हक बेचती है। उसी मालिकाना हक को शेयर के तौर पर समझा जाता है। पहले देखिए शेयरों की जो खरीद बिक्री होती थी वो एक फिजिकल प्लेस में होती थी। मुंह बोली जो है रकम जो है, मुंह जुबानी जो है उसमें बोलियां लगती थी और खरीद फरोख्त होती थी। लेकिन अब ये सब क्या है? सारा लेन देन स्टॉक्स एक्सचेंज का एक पूरा नेटवर्क है। उस नेटवर्क के जरिए कंप्यूटर से होता है, यानी ये एक शेयरों की मंडी है। स्टॉक एक्सचेंज क्या है? एक शेयरों की मंडी है। जैसे सब्जी की एक मंडी होती है, ऐसे ये एक मंडी है। यहाँ पर सारा का सारा लेकिन जो लेन देन है वो कंप्यूटराइज सिस्टम के द्वारा अब होने लग गया है। नेक्स्ट समझते हैं।
इस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, खरीद बिक्री करने के लिए आपको एक डीमैट अकाउंट चाहिए होता है, जो हमारा एक तो नॉर्मल अकाउंट होता है बैंकों में, उससे हम वहाँ पे पैसा नहीं लगाते, आपको एक डीमैट खाता रखना होता है। तो वो जो स्पेशल खाता है, ठीक है, ग्राहकों को किसी डीमैट सर्विस देने वाले बैंक में जो है अपना खाता खोलना पड़ता है और उसी को डीमैट कहते हैं। कई सारे बैंक जैसे ICICI, HDFC, SBI, ये सारे जो है डीमैट की सर्विस देते हैं। तो यहाँ से डीमैट भी आपको क्लियर हो गया। अब समझते हैं भारत के प्रमुख शेयर बाजार कौन कौन से हैं। फिलहाल 23 स्टॉक एक्सचेंज काम कर रहे हैं, जिसमें से 5 राष्ट्रीय स्तर के हैं, बाकी क्या है क्षेत्रीय स्तर के हैं। सबसे पुराना कौन सा है, तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको BSE भी कहते हैं। ये एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है। इसकी स्थापना जो है 1875 में स्टॉक एक्सचेंज मुंबई के नाम से की गई थी। 2002 में इसका नाम बदलकर BSE कर दिया। इसी का जो है जो एक आप कहते हैं ना सूचकांक, वो सेंसेक्स के नाम से जाना जाता है, समझेंगे। दूसरा कौन सा है जो कि चर्चा में है बहुत ज़्यादा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी कि NSE, जिसके बारे में पूरी हिमालय योगी बाबा की हमने कहानी समझी। इसकी स्थापना हुई थी 1992 में। 1991 में फरवानी समिति की जो अनुशंसाएं थी, उसके आधार पर इसको इस्टेब्लिश किया गया था। BSE को एक कंपटीशन मिले, उसके लिए गवर्नमेंट ने NSE की स्थापना को काफ़ी सपोर्ट किया था, ठीक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, दक्षिण मुंबई के वर्ली में है। और ये जो NSE है भारत का सबसे बड़ा वित्तीय बाजार है और इलेक्ट्रॉनिक जो ट्रेडिंग देने वाला बेसिकली ये एक बाजार विकसित हुआ है, जो इक्विटी ट्रेडिंग वॉल्यूम के लिहाज से अगर देखा जाए, यानी कि इसमें कितनी इक्विटी है उसके वॉल्यूम के हिसाब से देखा जाए, तो ये पूरी दुनिया में चौथे नंबर पर आता है, ठीक है। भारत का पहला पूरी तरह से स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सुविधा प्रदान करने वाला ये एक्सचेंज था, तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है इसको वैसे भी, ठीक है। ये क्या है, निजी क्षेत्र का इसके पास सबसे बड़ा नेटवर्क है। थर्ड आ जाता है आपका ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, ठीक है। इसकी जो स्थापना हुई थी वो कंप्यूटराइज्ड एक्सचेंज के रूप में हुई थी और जो USA का स्टॉक एक्सचेंज है उसके आधार पर इसकी जो है एक तरीके से अवधारणा रखी गई थी। अब मूल्य सूचकांक की बात कर लेते हैं। देखिए मूल्य सूचकांक क्या होता है, शेयर्स एक बार तो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग में जब बेचे गए तब तो कंपनी ने जो प्राइस उनका रखा उस पर वो बिक गए, लेकिन अब डिमांड और सप्लाई के हिसाब से उन शेयरों का प्राइस ऊपर नीचे होता रहता है। उन कंपनी के शेयरों के प्राइस के बारे में बताने वाला जो मीटर होता है वही जो है बेसिकली आपका शेयर मूल्य सूचकांक होता है। दो एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पहला देखिए, किसी पार्टी के जीतने के कितने चांस है ये अनुमान किस पे लगाया जाता है, एग्जिट पोल की रिपोर्ट पे। एग्जिट पोल की रिपोर्ट में बताते हैं ये पार्टी थोड़ा आगे जाएगी, ये पीछे जाएगी। तो कंपनियों की परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला जो है वो एग्जिट पोल कौन सा है, वो सूचकांक ही है। एक और एग्जाम्पल से समझाती हूँ। वायु के दबाव के बारे में बताने वाला एक यंत्र होता है, उसको बोलते हैं बैरोमीटर। तो कंपनियों की परफॉर्मेंस के बारे में बताने वाला जो बैरोमीटर है वो है आपका ये सूचकांक, ठीक है। अलग अलग कंपनीज के जो सूचकांक है उन्हीं को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे BSE वाले को जाना जाता है सेंसेक्स के नाम से। आपने न्यूज़पेपर में कई बार पढ़ा होगा, सेंसेक्स ऊपर हुआ है, सेंसेक्स नीचे गिर गया, मार्केट अच्छा काम कर रहा है, मार्केट उछाल पर है, मार्केट गिर गया है, ठीक है। तो यही चीज़, ये मुंबई का स्टॉक एक्सचेंज का संवेदी शेयर सूचकांक है। 30 प्रमुख शेयरों का ये प्रतिनिधित्व करता है, मतलब 30 कंपनियों के शेयर के बारे में बताता है। आधार वर्ष है 1978-79। उसके बाद BSE 200 है, ये भी BSE का ही है। यहाँ पे 200 कंपनियों के शेयरों का प्रतिनिधित्व करता है। इसका आधार वर्ष है 1989-90, ठीक है। 200 कंपनियां इसमें रजिस्टर्ड है। इसके बाद डॉलेक्स आता है, ये भी BSE 200 सूचकांक का ही। जब डॉलर मूल्य में आप बताते हैं तो उसको डॉलेक्स कहते हैं। फिर आता है हमारा NSE 50 यानी कि नेशनल जो स्टॉक एक्सचेंज है, दिल्ली से संबंधित ये सूचकांक है। इसका नाम बदलकर जो है S&P CNX निफ्टी रखा गया है। निफ्टी का फुल फॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 50। और ये 50 क्यों है, क्योंकि यहाँ पर 50 जो इम्पोर्टेंट ब्लू चिप कंपनियां हैं, जो कि सबसे बड़ी और जो कि काफ़ी लिक्विड वाली कंपनीज हैं, उनके शेयरों की लिस्टिंग की जाती है, ठीक है। ये जो है उन कंपनियों के पोर्टफोलियो को, उनके व्यवहार को ट्रैक करता है। और इस पर देखिए जो
1600 कंपनियां हैं एनएससी में, उनमें से 50 जो है शामिल है। तो इसको क्या बोलते हैं, इसको निफ्टी बोलते हैं। तो आपने देखा होगा सेंसेक्स, निफ्टी, ये वर्ड जो है न्यूज़पेपर में बहुत ज़्यादा यूज़ होते रहते हैं। यहाँ तक जो है आप चीज़ों को मेरे हिसाब से कंप्लीटली समझ गए होंगे। अब हम आ जाते हैं अपने आज के अभ्यास प्रश्न पर। यहाँ तक आपको बीएससी, एनएससी, सेंसेक्स, निफ्टी, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, फाइनेंशियल मार्केट, ये सारी कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन है, इनका आंसर आपको बताना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में आपने आंसर ज़रूर करना है। इसी से मुझे पता चलेगा कि आपके कितने कॉन्सेप्ट्स क्लियर हुए हैं और आगे वीडियो में आपको और कितना आसान करके समझाने की ज़रूरत है। ठीक है, उसके बाद मेंस का क्वेश्चन है वित्तीय बाजार और मुद्रा बाजार में आपको अंतर बताना है, उदाहरण सहित बताइए। उदाहरण मैंने आपको देखिए पिछले स्लाइड्स में बताए थे। अब आ जाते हैं जो पिछली वीडियो के प्रश्न थे उनके क्या उत्तर हैं। पहला जो प्रश्न था कि जो देखिए मस्तिष्क से जो न्यूरॉन स्टेम कोशिकाएं हैं वो किस प्रकार की कोशिकाएं बना सकती हैं। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा केवल विशिष्ट मस्तिष्क कोशिकाएं। मैंने आपको समझाया था ना, जो मल्टीपोटेंट और यूनिपोटेंट होती हैं वो कोई स्पेशल टाइप की कोशिकाओं में बदल सकती है। तो अगर आप ब्रेन से कुछ न्यूरॉन स्टेम सेल बनाएंगे तो बेसिकली वो केवल विशिष्ट मस्तिष्क कोशिकाओं से ही हो सकता है। दूसरा था भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं किस प्रकार की कोशिकाओं में बदल सकती है। तो देखिए जो हमारी भ्रूणीय स्टेम कोशिकाएं थी वो बहुत सारी चीज़ों में बदल सकती थी, इसलिए आंसर हो जाएगा बी, शरीर की सभी प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं में, यानी कि हर प्रकार के स्पेशल कोशिकाओं में वो बदल सकती है। ठीक है, तो ये पिछली वीडियो का प्रश्नों का उत्तर हो गया और यहाँ पर जो है हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मुश्किल लगने वाली इकोनॉमी जो है ये समझ में आई होगी। आगे भी हम इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आपका दिन शुभ हो। पूरी संस्कृति आईएएस टीम की तरफ से आपको मेरा धन्यवाद। नमस्कार।